ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, अच्छे से समझने वाला। सो यू नीड टू फोकस। तो इतने जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकल टॉपिक आता है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है, अगर उसमें आप लोगों ने अच्छे से नहीं सुना सो हो सकता है आपको समझ में ना आए। इसीलिए एक भी मिनट के लिए आप ध्यान आपका मिस नहीं होना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक ओवरव्यू कि अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट चैप्टर इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर दो प्रिंसिपल्स आप जानते हैं, जेनेटिक एंड केमिकल इंजीनियरिंग, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द जेनेटिक इंजीनियरिंग, in which we are going to extract one gene from one organism and we want to introduce that gene into another organism. सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे में डालना, यही हमारा मेन है। मैंने आपको कुछ स्टेप्स करा दिए हैं, कौन से स्टेप्स आपने करे हैं देखिए। हमने पढ़ा है कि हमने सेल लिया है और हमने उस सेल से डीएनए निकाला था। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। आपको पता होना चाहिए सेल से डीएनए कैसे निकाला था। देन द सेकंड स्टेप था जिसमें हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए। हमने डीएनए को टुकड़ों में बांटा था, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए। दिस वाज द सेकंड स्टेप। आपको पता होना चाहिए वी हैव मॉलिक्यूलर सीजर फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और उसकी कटिंग साइड्स, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाने के बारे में। देन जो फ्रेगमेंट्स बन गए थे, हमने आपको बताया था कि जो फ्रेगमेंट्स है वो फ्रेगमेंट दिख नहीं रहे, वो सब एक टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें अलाउड करना है। हम चाहते हैं वो जो फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाए, हमें दिख नहीं रहे वो सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ओके ओके, अनेबल दैट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या करेंगे, उस डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे। हमारी जेल के ऊपर वो डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिटेल। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा हमारा फ्रेगमेंट अलग आ गया है, उस फ्रेगमेंट को कल मैंने आपको पढ़ाया था पीसीआर। ठीक है, तो पीसीआर में हमने क्या किया, देखो बच्चे यहाँ क्या किया, सेल है, ये डीएनए है, सेल में से पूरा डीएनए इकट्ठा निकाल दिया। सेकेंड में क्या किया, इस डीएनए के छोटे 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 टुकड़े कर दिए, पर वो टुकड़े मिक्स हो रखे, हमें विजिबल नहीं है, टुकड़े तो कट गए बट विजिबल नहीं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने उन टुकड़ों को अलग अलग कर लिया, तो ताकि हमें वो जीन मिल जाए जो हम चाहते हैं। हमने अपने उस डिजायर्ड जीन को ले लिया। ठीक है, फिर पीसीआर की मदद से हमने क्या किया, पीसीआर की मदद से हमने उस जीन के बहुत सारे पार्ट्स बना लिए, बहुत बार उसको डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि अब हम उस एक्सपेरिमेंट को अगर करना चाहते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बीच में हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मान लो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो एक्सपेरिमेंट के फेलियर के अंदर भी हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। हमें शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा, हमें बार बार डीएनए नहीं निकालना पड़ेगा। वी हैव दैट जीन, वी कैन ट्राई अगेन एंड अगेन, द फेलियर गोस ऑन। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, हर एक टेक्निक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सो यहाँ तक आपको नोट्स भी कल प्रोवाइड किए गए थे, होपफुली आप लोगों ने वो नोट्स लिख लिए हो और बहुत जल्द आपका यहाँ तक का टेस्ट लिया जाएगा, 4 टॉपिक्स का यहाँ तक टेस्ट लिया जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज का कंसेप्ट मैं आपको अब समझा रही हूँ। अब आप कंसेप्ट समझिए आज। ओके, बट ये कंसेप्ट समझने से पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको बताऊंगी, ये भी एग्जाम में काफी बार आता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है इसका एक डायग्राम आप बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही है। तो उसके लिए आप क्या फिगर बनाएंगे, दिस इज अ सेल जिसका जीन मैं किसी और में डालना चाहती हूँ। से दिस इज ऑर्गेनिज्म ए, I want to introduce its gene into another organism. This is organism B. I want कि इसका एक जीन मैं B में डाल दूं, B को चाहिए उसका जीन। What I will do? I will extract its DNA. Right? I will take one more cell, which is a bacterial cell. ये एक bacterial cell.
अब मुझे बैक्टीरिया की क्या जरूरत पड़ गई, मैं काम ह्यूमन पे कर रही हूँ या मैं काम किसी और चीज पे, इकोलाई पे कर रही हूँ, किसी पे भी कर रही हूँ। यहाँ बैक्टीरियल सेल में एक चीज, दो चीजें हैं बैक्टीरियल सेल में जो मैंने अभी बना रखी है। वन इज द क्रोमोसोमल डीएनए, यानी एक उसका वो डीएनए है जो उसको काम कर रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, उसके क्रोमोसोम बना रहा है, उसके जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। एक तो उसका ये चीज, ओके, दिस इज अ क्रोमोसोमल जीन, क्रोमोसोमल पार्ट। और जो दूसरा वाला सर्कुलर फॉर्म में मैंने बनाया है, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। तो इस पार्ट को आप लोगों ने 11th क्लास में मुझसे भी सुना है सेल चैप्टर में, और आपने अपने बॉटनी के अंदर भी सुना है, जब आप जो किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आपने सुना है। सो दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। दिस वन इज प्लाज्मिड। आप लोग अपने दिमाग को दौड़ाइए, इसको रिकॉल करिए। वैसे मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए व्हिच इज एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, यानी क्रोमोसोम से एडिशनल पार्ट है, ठीक है। ये नहीं पास हो रहा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ ये पास हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में ये पास हो रहा है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है नेक्स्ट जनरेशन से, ओके। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है आपका, ये प्लाज्मिड क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे स्पेशली पर्टिकुलरली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम इसे यूज करने वाले। तो इस बैक्टीरियल सेल से मैंने ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए का पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। सी दिस इज प्लाज्मिड, दिस हैज बीन आइसोलेटेड बाय मी, ओके। तो प्लाज्मिड को मैंने बैक्टीरियल सेल को से प्लाज्मिड को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। दिस इज द सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए एंड इट इज एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट। अब मैं क्या करूंगी, इस डीएनए को और इस डीएनए को, इन दोनों डीएनए को मैं कट करूंगी एंड आई विल कट इट बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये आपने पढ़ा है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से इसको क्या किया जाएगा, इसको कट किया जाएगा। पर एक बात याद रखनी है कि जब भी इनको कट करती है, they are cut by the help of same restriction endonuclease, यानी जिस restriction endonuclease से आप अपने इसको डीएनए को काटोगे, उसी restriction endonuclease से आपको इस प्लाज्मिड को कट करना है। अब उसका रीजन सुनिए, ऐसा क्यों, आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ऐसा क्यों किया हमने, इसी सेम से काटा। उसका रीजन ये है कि जो आपका प्लाज्मिड होता है, ठीक है, अगर हम इन दोनों को सेम से कट करेंगे तो दे विल हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स। आप याद करो, आपको स्टिकी और ब्लंट एंड दो टाइप के एंड्स मिलते हैं। जैसे इको कार्बन में वो काटता है GAATTC, इनके बीच वो कट कर रहा था, राइट। तो अब मैं यही बता रही हूँ, अगर ये भी इसी से कट करें, ये भी इसी से कट करें, तो जैसे एंड उसके हैं दूसरा के भी एंड ऐसे ही हैं, तो उनको लाइगेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से एक छोटा सा फ्रेगमेंट कट किया मैंने, दिस इज द स्मॉल फ्रेगमेंट जो मुझे चाहिए। इसमें से भी एक छोटा सा फ्रेगमेंट कर दिया, ये मैंने अलग निकाल लिया। इतना पार्ट बचा है, इतना पार्ट ही अलग निकाल लिया। अब इन दोनों को मैं आपस में कंबाइन करूंगी, इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो कंबाइन करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है सर्कल और यहाँ पर मान लो ये एस, दिस वन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो शेडेड पार्ट, दिस वन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ज्वाइन करने के लिए जो एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम एक्चुअली मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है, इसे ग्लू बोलते हैं, इसे सीजर बोलते हैं। ये काटता है और ये चिपकाने में हेल्प करता है। आप लोगों ने ये लाइगेज का नाम सुना होगा जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करते थे। तो रेप्लिकेशन के अंदर भी बताया गया था कि ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, उनको आपस में ज्वाइन करने का काम, जैसे उकासा के फ्रेगमेंट्स बने थे, उनको आपस में ज्वाइन करने का काम डीएनए लाइगेज। सो डीएनए का फ्रेगमेंट लिया, यहाँ से प्लाज्मिड है उसमें से फ्रेगमेंट बना, इन दोनों का आपस में अटैच कर, राइट। एंड अब इसको मैं बी में डालना चाहती थी, अब बी में इसको डाल दूंगी। ये जो प्रोसेस होता है कि जब सराउंडिंग से कोई और ये ऐसे सेल लेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये उसका नॉर्मल न्यूक्लियस था, उसके अंदर ये नॉर्मल डीएनए था। अब मैंने ये इसके अंदर और इंट्रोड्यूस कर दिया, ये दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मी एंड दिस प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए आपको क्या एक चीज समझनी है, आपका जो अगला टॉपिक है वो ये प्लाज्मिड है।
ये यहाँ पर एक वेक्टर का काम कर रहा है। वेक्टर, नाउ व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर बच्चे हम उन चीजों को बोलते हैं जो क्लोनिंग कराने में किसी के साथ अटैच करके हम किसी के अंदर डाल दें तो उसकी कॉपीज बनाने में हेल्प करे, उसकी क्लोनिंग बनाने में हेल्प करे, ऐसी चीजों को हम वेक्टर नाम देते हैं, कॉल इट वेक्टर। तो ये वेक्टर वर्ड का ध्यान रखिए, एक्ट एज अ क्लोनिंग व्हीकल। मैं जिसकी कॉपीज, क्योंकि आपको क्या बताया, प्लाज्मिड इज एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, ये अपनी कॉपी बना सकता है। तो अगर मैं इसके साथ इसको अटैच करा दूं तो ये इसकी भी कॉपी बना देगा, इसके अंदर डाल दिया तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें अपने डीएनए की कॉपी बनती, अब ये प्लाज्मिड उसमें इस जीन की भी कॉपी बना देगा। आप समझिए, इस बात को ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहे हैं आप। ये जो ऑर्गेनिज्म था बी, इस बी ऑर्गेनिज्म में एक जीन की कमी थी, उसकी वजह से इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हम एक दूसरे से वो जीन लेके एक वेक्टर के साथ लगा के इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी बॉडी में ये भी जीन है और ये भी जीन है, ये जीन अपनी कॉपी बना लेगा, अलग चीज है। ये वाला प्लाज्मिड के साथ अटैच है तो प्लाज्मिड में कॉपी बनाने की टेंडेंसी है, इसकी भी कॉपी बनवा देगा। तो यानी अब इस ऑर्गेनिज्म में बी में दोनों का एक्सप्रेशन आएगा, उसके नॉर्मल डीएनए का भी एक्सप्रेशन आएगा, प्लस हमने जो जीन उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया उस एक्स्ट्रा जीन का भी उसमें जो है एक्सप्रेशन आएगा। तो अब एक्सप्रेशन दोनों का बहुत इजीली हो जाएगा। यही हमारा बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है। सो वी विल स्टडी वेक्टर कि ये वेक्टर क्या है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। प्लाज्मिड इज अ काइंड ऑफ वेक्टर। आप कहोगे कभी मैं प्लाज्मिड वर्ड है कभी वेक्टर वर्ड है, तो ये कैसे अलग है? प्लाज्मिड एक कॉमन वर्ड है विच इज यूज्ड फॉर व्हीकल, क्लोनिंग व्हीकल, जिसमें वेक्टर ऐसी कोई भी ऐसी चीज है जिसके साथ में किसी डीएनए के पार्ट को अटैच करके किसी और ऑर्गेनिज्म में पहुंचा सकती हूँ। तो जिसके साथ भी मैं डीएनए अटैच करके किसी और में पहुंचा सकती हूँ, सच थिंग्स आर कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर बहुत सारे होते हैं, उनमें से ही एक वेक्टर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के भी बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक प्लाज्मिड हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो वेक्टर्स आर द क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग व्हीकल्स व्हिच आर हैंड। अब इसका पढ़ने के अलावा एक स्टेप और बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अब ये बनाएगा अपनी कॉपीज। तो बच्चे ये बात और ध्यान से देखिए क्योंकि इसका मुझे आपको आगे जरूरत है। जब ये अपनी कॉपीज बनाएगा तो अपनी कॉपी बनाने में देयर कैन बी टू केसेस, देयर कैन बी टू केसेस। एक केस हो सकता है, ये तो देखो इसका नॉर्मल डीएनए है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इसमें डीएनए रहेगा। हम इसकी बात करते हैं वेक्टर। देयर कैन बी टू केसेस। एक केस ऐसा हो सकता है जिस केस के अंदर ये आपका प्लाज्मिड है और इसके साथ ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपने खुद लगाया, ये लेके आया उस पार्ट को। यहाँ पर देखो एक दूसरा केस बताओ। दूसरा केस है जो प्लाज्मिड उस जीन को लेके नहीं आया और नॉर्मल आ गया। आप खुद बताओ, ये चीज तो आपके लिए नहीं है, आप दूसरी चीज से इसको कंपेयर करो। हम कोई हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, हम कोई हाइब्रिड सीड बनाते हैं, हम कोई हाइब्रिड एनिमल बनाते हैं, तो क्या जो हम हाइब्रिड एनिमल बनाएंगे या हाइब्रिड प्लांट बनाएंगे, उस प्लांट के जितने भी सीड्स आएंगे आगे, क्या वो सारे के सारे हाइब्रिड आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम 100 प्लांट उठाएंगे ना, तो 100 प्लांट में से सिर्फ आपके 10 से 15 प्लांट ही शुरू में हाइब्रिड मिलेंगे और बाकी प्लांट्स आपके हाइब्रिड नहीं मिलेंगे। हमें टाइम लगेगा उनको हाइब्रिड बनाने के लिए। तो इस बात पे आप फोकस करिए, ठीक है? मैंने क्या बोला, ये जो है आपकी, ये दोनों मैंने आपको बताए, ये जो है इसको तो मैंने मिक्स करके डाला, पर जब इसने अपनी कॉपीज बनाई तो इसकी कॉपीज दो टाइप की हो सकती है। एक जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा जीन लेके प्लाज्मिड गया और एक जिसके अंदर प्लाज्मिड बिना जीन दिए गए। तो प्लाज्मिड जिसके अंदर जीन लेके जाएगा उसको हम नाम देंगे recombinant. We call it recombinant. And even we call it transformant. We call it recombinant और we call it transformant. जबकि दूसरे की बात करें, दूसरे को हम क्या बोलेंगे? we call it non-recombinant. Recombinant के अंदर एक्स्ट्रा जीन गया है, it is non-recombinant क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जीन नहीं गया है, या इसी को हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी कहते हैं। We call it non-recombinant
और वी कॉल इट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मैंने ऐसा क्यों कहा? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ इसका मतलब इसके अंदर नहीं गया, इसलिए मैं इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कह रही हूं। ओके, सो दिस वन इज रिकॉम्बिनेंट, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। आपको ये भी पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है कि ये बताओ कि किसी सेल को बाहर से देख के या इवन अंदर भी देख के, जब तक उसकी जेनेटिक मेकअप डिटेल में ना पढ़ो, और आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि बड़ा महंगा होता है किसी की भी सीक्वेंसिंग को करना, तो मैं सीक्वेंसिंग भी नहीं करना चाहती। मैं एक ऐसा सस्ता काम करना चाहती हूँ जो मुझे बाहर से ही पता लग जाए कि इस सेल में तो मेरा जीन गया और इस सेल में मेरा जीन नहीं गया। हाउ आई विल फाइंड इट आउट, ये भी हमारा आज का क्वेश्चन है और इसका जवाब भी आपको वेक्टर के टॉपिक में ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल क्या कहा? मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का एक फ्लो चार्ट का डायग्राम बनवाया है। इसके अंदर हम एक जीन निकालते हैं, एक वेक्टर निकालते हैं, दोनों को आपस में अटैच करते हैं और किसी होस्ट के अंदर डालते हैं और होस्ट फिर अपना कॉपीज। हमें दो बातें पढ़नी है, वेक्टर जो है क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, वो कैसे काम कर रहा है। दूसरी बात हमें ये पढ़नी है कि जब इसने अपनी कॉपीज बनाई, there were two types of copies, one is a recombinant one and another is a non-recombinant। हमें पढ़ना है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में हम कैसे फर्क करें, कैसे हम पहचाने कि इसके अंदर जीन जाएगा और इसके अंदर नहीं जाएगा। इन चीजों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस चीज को भी हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो आपके माइंड सेट में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो ये आपको मैंने बताया आपके टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अब आपको अपने टॉपिक का कंप्लीट आइडिया है। One thing, students, I told you, you have to keep your videos on. I'm having eye on you. I'm watching you. I'm observing you. ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। Be focused. चलो, तो अब पढ़ते हैं। जितना टॉपिक आप पढ़ते जाओगे, फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, एक सेकंड के लिए आप लोग स्किप होंगे तो आपके माइंड से ये टॉपिक निकल जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सो मैंने कहा वी आर टॉकिंग ऑफ फैक्टर्स। आई टोल्ड यू दैट फैक्टर्स मींस क्लोनिंग व्हीकल्स। जो क्लोनिंग करने में किसी एक्स्ट्रा जीन को अपने साथ अटैच करा के किसी और में डालने में काम दे, उनको ही हम क्या कहते हैं? उनको ही हम वेक्टर्स कहते हैं, उनको ही हम क्लोनिंग व्हीकल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? तो अब मैं इसके अंदर आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैंने कहा वेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से एक फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग जीन। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे प्लाज्मिड मिलते हैं। जो प्लाज्मिड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज PBR 322। ये वेक्टर है जो आज हम पढ़ेंगे, PBR 322। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यही है कि ये इसका नाम इतना अजीब सा क्यों है ना? तो इसका अजीब सा नाम क्यों है, उसके नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं क्या क्या चीजें। तो देखो, P स्टेज फॉर प्लाज्मिड। P मतलब प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है तो इसको P लेटर दे दिया। ओके, देन B एंड R। B लेटर की बात करेंगे, देन B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर। B इज बॉलीवर। बॉलीवर कौन है? बॉलीवर एक साइंटिस्ट है जिसने वो डिस्कवर किया। R क्या है? R है, ठीक है, R क्या है? R है रॉड्रिगेज। Bolivar and Rodriguez, these are the two scientists who have discovered PBR 322। अब उसका नंबर 322 क्यों पड़ा? उस लैब में तो बहुत सारे प्लाज्मिड डिस्कवर हुए होंगे, तो उस लैब में, जिस लैब में ये काम हुआ, जिस लैब में इसको आइसोलेट किया गया, इसके बारे में स्टडी की गई, तो उसमें एक इसको नंबर दिया गया, इसको बाकी प्लाज्मिड से सेपरेट करने के लिए। So 322 is the number to distinguish this plasmid from the other plasmids of the same laboratory. So this is how the nomenclature is given. Okay, so you have to keep it in your mind. चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम?
अब हम पढ़ते हैं PBR 322 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। PBR 322 कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन सारी चीजों को। सो आपको मैं इसका डायग्राम बता रही हूँ, पहले इसके डायग्राम को समझिए। जैसा मैंने आपको कहा, सर्कुलर है एंड डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, इसके अंदर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक का पार्ट, ये वाला जो सारा पार्ट है, दिस वन, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है, दिस पार्ट इज अ जीन, एक जीन, ठीक है। ये कौन सा जीन है, दिस जीन इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। पहले मैं ये सारे पार्ट्स बना देती हूँ, देन आई विल टेल यू वन बाय वन कि ये पार्ट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हम एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है करीब, इस पोर्शन को, इस जीन को, इस पूरी सीक्वेंस को, क्योंकि डीएनए है तो डीएनए में तो जीन ही होगा, सो इट इज अनदर जीन, दैट जीन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। देयर आर अनदर जीन tetracycline resistant, this is the ampicillin resistant gene and this is another one that is called tetracycline resistant gene. यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है यहाँ पर, यहाँ है ORI सीक्वेंस है, वी विल स्टडी क्या है ये। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस, यहाँ पर है ROP, एक और सीक्वेंस है। और यहाँ पर बहुत सारी और चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे यहाँ है PVU1, यहाँ है करीब PST1, और क्या है, यहाँ है DMH1, यहाँ है साल्वन। फोकस रखिए आप लोग, जस्ट कॉपी की रीडिंग करके इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। यहाँ एक चीज है दैट इज PVU2, आई विल टेल यू क्या चीजें हैं ये। यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस हैं, क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ पे है EcoR1, ठीक है, ये कुछ नाम आपका सुना हुआ है। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है दैट इज CLAV1, यहाँ पर भी एक है दैट इज HindThal। बहुत सारे नाम लिखते राइट, तो चलो देख लेते हैं वन बाय वन कि ये सारे नाम क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन विद द ORI। ORI नाम आप लोगों ने स्टार्ट किया था, सुना था जब आपने रेप्लिकेशन टॉपिक पढ़ा। सो रेप्लिकेशन के अंदर ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इट इज सर्कुलर, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी मैंने किसी बैक्टीरिया से इसको निकाल दिया तो बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं है, वो नॉर्मल ही सर्वाइव कर रहा है, उसका क्रोमोसोमल पार्ट नहीं है, ये उसका एडिशनल पार्ट है। ओके, सो एंड इट इज एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, ये भी कहा कि अपनी कॉपीज बना सकता है। तो हाउ इट विल मेक इट कॉपीज, उसकी कॉपी बननी स्टार्ट होगी फ्रॉम द ORI साइट। क्योंकि आपको अगर याद हो तो जब रेप्लिकेशन आपको MDI चैप्टर में पढ़ाया गया था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हेलिकेज कहाँ से डीएनए बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना लगता है, फ्रॉम द ORI साइट। सेम चीज यहाँ पर है, ये है ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो पोर्शन है जिस पोर्शन से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा, यहाँ से रेप्लिकेशन, ये अपना प्लाज्मिड यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू करेगा, सबको पता होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक बेसिक बात बता देती हूँ, जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक ORI साइट होती है, और जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर आपकी एक से ज्यादा ORI साइट प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको नेक्स्ट आपको दिखाई दे रही है ROP। ROP क्या मतलब है, ROP स्टैंड्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, origin of replication and this is replication of plasmid। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड वर्ड का क्या मतलब है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड वर्ड का मतलब है ये उन प्रोटीन्स के लिए कोड करता है जो इसके रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या मैंने आपको बताया है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड यानी कि ये वो सीक्वेंस है जो इसके रेप्लिकेशन में कौन कौन सी सीक्वेंसेस इन्वॉल्व है, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, उसकी इंफॉर्मेशन। ओके,
अब ये क्या है, PBU2, SAL1, BMH1, HIM3, CLA1, EcoR1, PDQ1, PST1, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग साइट। What are restriction endonuclease? Let me remind you, restriction endonuclease होते हैं ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को काटने का काम करते हैं। आपने दो पढ़े थे, आपने HIND2 पढ़ा था जिसको जो GTC GAC वाली जगह काटता था, आपने पढ़ा था EcoR जो GAATTC इस सीक्वेंस को ढूंढ के कट लगाता था। आपने ये दोनों चीजें पढ़ी थी। यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है, ये वो एंजाइम नहीं है, ये इन एंजाइम की कटिंग साइट है। यानी फॉर एग्जांपल अगर PBU1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप इसको ट्रीट करेंगे, आपको क्या बताएगा, आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटो, इसमें से छोटा सा हिस्सा निकल जाएगा, देन आप अपना जीन लगाओ, लगा के इसको होस्ट के अंदर डालो। ऐसी ही बात मैंने आपको बताई थी, राइट। यहाँ पर मैं आपको क्या कह रही हूँ, PBU1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अगर आप ट्रीट करेंगे तो दिस विल कट हियर, ठीक है। देन अगर आप PST1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे तो यहाँ पर कट लगाएगा, BMH1 यहाँ कट लगाएगा, SAL1 यहाँ कट लगाएगा, PBU2 यहाँ कट लगाएगा, HIND3 यहाँ पर, CLA1 यहाँ पर, EcoR1 यहाँ पर। ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इनकी कटिंग साइट यहाँ है और आप इसको बिल्कुल भी इधर से उधर पलट नहीं कर सकते, आपको एज इट इज याद रखना है। एग्जाम के अंदर आपको जो है डायग्राम बना के ABCD मार्क करके दिया जा सकता है कि आप इसकी लेबलिंग करो, ठीक है। तो नाउ यू नो इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन विल बिगिन, इट इज ROP रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। यहाँ पर इट विल कोड फॉर दैट प्रोटीन्स which are involved in replication, ठीक है। उसके बाद these are the restriction endonuclease cutting sites. Now these two, ampicillin resistant, tetracycline resistance, the most important thing जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, अब दिमाग लगाने की बारी। So ampicillin resistance and tetracycline resistance, these are two genes which are known as selectable markers, which are known as selectable markers, ठीक है। स्टूडेंट्स जब आप लोग ये मीटिंग ओवर होगी देन यू विल कनेक्ट अगेन विद द स्निपलिंग, ओके। सो सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात मैं आपको बता रही हूँ एंड नेक्स्ट टाइम मीटिंग में भी सभी स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब आपका मेन समझने का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें ज्यादा दिमाग लगा। सेलेक्टेबल मार्कर क्या चीज है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये उस चीज में हेल्प करेगा जो मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, जो मैंने आपको बताया था कि आपने किसी के अंदर डाल दिया, उससे अपनी कॉपीज बनाई, तो कॉपीज बनाने के बाद दो टाइप के पार्ट्स हो सकते हैं, सम कुड बी ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सब कुड बी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कुछ रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि कोई रिकॉम्बिनेंट है, आप कैसे पहचानोगे कि कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट है? ये जो है ना आपके जीन, ये आपको हेल्प करेंगे, इन दोनों जीन की मदद से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। पर इससे कैसे करोगे उसकी पूरी डिटेल हम यहाँ पर करेंगे, ओके। एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का एक्चुअल मतलब क्या है। यूज तो ये हो गया, इट इज सेलेक्टेबल मार्कर एंड इट हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट और द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, किसमें रिकॉम्बिनेंट गया किसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उन दोनों में पहचान करने में हेल्प करेगा। दिस इज द यूज। हाउ टू यूज वी विल डिस्कस लेटर, बट नाउ आई एम डिस्कसिंग व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। They are saying ampicillin resistance. It is saying tetracycline resistance. Resistance यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इन एंटीबायोटिक्स का असर ना हो। मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूं, इस चीज को, इस डायग्राम को अपने दिमाग में इम्प्रिंट करके रखिए। जो भी पढ़े आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए, इसलिए अपनी बुक साथ में ओपन करके रखिए। सो चलिए देखते हैं क्या मैं आपको बता रही थी। आपको पीछे मैं बोल रही हूँ सेलेक्टेबल मार्कर का यूज नहीं बता रही, अभी मैं आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का क्या फायदा है वो बता रही हूँ। मेरे पास ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये मान लीजिए डीएनए,
ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड कहते हैं ना इसके अंदर, दिस इज द न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस तो होता नहीं है बैक्टीरिया, सो दिस इज द न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये कोई दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ए, दिस इज बैक्टीरिया, या 1 2 नाम ले लीजिए, दिस इज बैक्टीरिया 1, दिस इज बैक्टीरिया 2, दिस इज द न्यूक्लियोइड पार्ट, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये भी उसका न्यूक्लियोइड पार्ट है, यानी कि ये इसका वही हिस्सा है जिससे आपका जीन कंट्रोल हो रहा है। ओके, सो अब दूसरी चीज हम देखिए क्या करना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ इस बैक्टीरिया के पास ना प्लाज्मिड है, वही PBr 322 है, दिस इज PBr 322, एंड इसके पास नहीं है, इसके पास है तो इसके पास तो वो सारे जीन है जो PBr 322 में होते हैं, यानी इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, ये वाला दिस वन, इसके अंदर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, ये दोनों सीक्वेंस हैं। अब इन दोनों बैक्टीरियाज को मैं ग्रो करके दिखना चाहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने दो प्लेट्स ली, दोनों प्लेट्स में मैंने लिया कल्चर मीडियम, दिस इज द कल्चर मीडियम जिससे हम किसी भी बैक्टीरिया वगैरह की कॉलोनीज को ग्रो कर सकते हैं, राइट, वो होता है कल्चर। इन दोनों कल्चर मीडियम में मैंने दवाई ऐड कर दी एम्पिसिलिन, ठीक है, या मैंने ऐड कर दी दवाई टेट्रासाइक्लिन, दवाई ऐड की आइदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन और बोथ, या तो दोनों की या दोनों में से कोई भी नहीं। अगर इस बैक्टीरिया को मैं इसमें ग्रो करूंगी तो क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक है, इसमें एम्पिसिलिन है, इसमें टेट्रासाइक्लिन है, तो कभी भी बैक्टीरिया इस पर ग्रो नहीं करेगा, इट विल नॉट ग्रो। व्हाई इट इज नॉट ग्रोइंग? बिकॉज these antibiotics will kill this bacteria, but now this bacteria can grow over here. Why they can grow over here? Because they are having the gene which makes them resistance. Resistance मतलब उसका असर नहीं होने दे रहे, उनके पास वो जीन है जो उनको फर्क नहीं करने दे रहे, उनके ऊपर एम्पिसिलिन दवाई का कोई असर नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्पिसिलिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसके पास उसका रेजिस्टेंट जीन है। टेट्रासाइक्लिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है। सो दिस कैन ग्रो बट दिस कैन नॉट ग्रो, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। So these resistant genes are making them resistant towards these antibiotics. This is the use of plasmid. This is the benefit of having this plasmid in a bacteria. Okay, so it is making it resistant towards some antibiotics. ये अपने दिमाग पे रखो। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट जो ज्वाइन करेंगे उससे हम लोग फैक्टर का यूज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंड देन यू विल आस्क मी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, क्योंकि इसके डाउट्स आप क्लियर करोगे तभी आप इसके आगे समझ पाओगे, तो इतना आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। It will not grow because it is not having resistant gene. This will grow because this is having plasmid, this is having the resistant gene, and due to these resistant gene it can easily grow. अगर resistant gene कोई damage हो गए then it will also become, it will also die, ठीक है, it won't be able to grow